हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका फिजिक्स के सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाले एपिसोड नंबर 1, 2, 3 में। आज के सेशन में हम थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह इन कॉन्सेप्ट्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर हमारी खास नजर रहेगी। आपको ध्यान हो, एपिसोड 110 में हमने रिजिड बॉडीज के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था, जिसके अनुसार किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने के लिए दो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। नंबर 1, सिस्टम में लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड नंबर 2, सिस्टम में लगने वाले नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। कुछ याद आ रहा है? वैसे इक्विलिब्रियम शब्द का एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है, सिस्टम में सब अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेटल्ड है और कोई मेजरेबल चेंज नहीं हो रहा। करेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स में भी इक्विलिब्रियम को कुछ इसी प्रकार ही डिफाइन किया जाता है। आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड दीज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आर नथिंग बट सिस्टम का वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड कॉम्पोजिशन। इसका मतलब किसी सिस्टम को कैरेक्टराइज करने वाले ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स अगर समय के साथ चेंज ना हो तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पर कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर, जो ये कहता है अगर दो सिस्टम्स ए और बी किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो तो वो दोनों सिस्टम्स भी आपस में भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही होंगे। एक बार फिर से सुनो, अगर दो सिस्टम्स ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो तो वो दोनों सिस्टम ए और बी भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही होंगे। इसे याद रखना, ये स्टेटमेंट इस ओर इशारा करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर एक समान होने चाहिए, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक हीट फ्लो भी होता रहेगा, जिसे हमने पहले ही समझ रखा है। एब्सोल्युटली। फर्दर, इस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आपको थर्मोमेट्री में देखने को मिलेगा, जहां पर आप केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जैसे टेम्परेचर स्केल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हो, जिसे हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पूरा फोकस है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करने में। एंड फॉर दैट चलिए एक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के बारे में जानते हैं, जिसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी मतलब किसी सिस्टम के सभी मॉलिक्यूल्स के टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। इस इंटरनल एनर्जी की खास बात यह है, ये सिस्टम के सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है। मतलब हमारा सिस्टम कितनी देर में और किस रास्ते से चलकर फाइनल स्टेट तक पहुंचा है, इससे सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट रिमेंबर दिस। अब अगला सवाल यह है, अगर हम किसी सिस्टम के स्टेट और इंटरनल एनर्जी में चेंज करना चाहें तो वो कैसे किया जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकालने के लिए आप इस प्रकार एक सिलेंडर और एक मूवेबल पिस्टन की असेंबली ले लीजिए, जिसके अंदर कोई आइडियल गैस भरा होना चाहिए। नाउ इस गैस के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, इस सिलेंडर को आप नीचे से गर्म कीजिए। हीट एनर्जी को रिसीव करने के बाद
गैस का टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी दोनों ही बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप पिस्टन को नीचे की ओर पुश कीजिए। आप देखोगे इस प्रकार सिस्टम में वर्क करके उसके वॉल्यूम को कम करने से गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। करेक्ट। इन ऑब्जर्वेशन से एक बात तो साफ है, वर्क और हीट दो अलग अलग एनर्जी ट्रांसफर के मोड्स हैं, जिनकी मदद से किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। बस अंतर सिर्फ इतना है, हीट वाला एनर्जी ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, और वर्क वाले एनर्जी ट्रांसफर को अब जब चाहो कर सकते हो, बस आपको सिस्टम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे, हम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही देगा, और जब आपको इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में पता चलेगा, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन करता है, जिसके अनुसार किसी सिस्टम को दी जाने वाली हीट एनर्जी उस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क डन और उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कंज्यूम हो जाती है। एक बार फिर से, हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैथमेटिकली इस लॉ को आप कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के लिए इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके यू कैन राइट इट लाइक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आपको पता है, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है आपके गाड़ियों को चलाने वाला इंटरनल कंबशन इंजन। आप देखोगे यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर एक स्पार्क प्लग की मदद से इग्नाइट कर दिया जाता है, और इस हीट एनर्जी को रिसीव करने के बाद पिस्टन खुद ही ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस साइकिल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इन डिटेल इन एपिसोड नंबर 28। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इनके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे कुकिंग प्रोसेसेस और ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। हाउ एग्जैक्टली? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 1 to 3। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।